हेलो फ्रेंड्स, रिवल क्लास में आपका स्वागत है। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था नंबर सिस्टम के अंतर्गत हमने संख्याओं के बारे में जाना था, जिनमें से हमने पढ़ लिया था प्राकृतिक संख्या के बारे में। आज हम जानेंगे उसके आगे। हमने पिछली क्लास में एक सवाल देखा था, फिर हम उस सवाल की यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। एक हम उसी तरह का सवाल आपको दोबारा हम बताते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि मान लो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस 10 का स्क्वायर बराबर p। इतना हमारा सवाल में दिया है, तो हमें बताना है 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस 20 का स्क्वायर का मान, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डैश डैश प्लस 10 का स्क्वायर बराबर p दिया है। तो 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस डैश डैश प्लस 20 स्क्वायर का हमें मान बताना है। तो इसके लिए हमने पिछली क्लास में एक ट्रिक बताई थी कि इसमें ट्रिक हमने ये बताई थी, आप पिछला वीडियो देख सकते हैं कि इस तरह के सवालों में हम करते क्या हैं कि दिया हुआ मान इनटू दूसरी श्रृंखला का पहला पद, यानी दूसरी श्रृंखला का पहला पद, दूसरी श्रृंखला का पहला पद। अब देखिए दिया हुआ मान क्या है हमारा, तो दिया हुआ मान हमारा ये है p है, तो यहाँ p रख देंगे इनटू, और दूसरी श्रृंखला हमारी ये हो गई, और दूसरी श्रृंखला जो पहला पद है वो हमारा 2 स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पर हम 2 स्क्वायर रख देंगे। तो p इंटू 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, जब इसको मल्टीप्लाई p और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4p हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये उसी तरह का सवाल था, आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं आगे। जो प्राकृतिक संख्या के बाद हम संख्याएं पढ़ेंगे, उनमें से एक है हमारी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को हम इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। अब हम देखते हैं पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो जीरो और प्राकृतिक संख्याओं के समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। जीरो और प्राकृतिक संख्याओं के समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। हमने प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं पिछले वीडियो पे हमने देख लिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर उसका लिंक मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। तो जीरो और प्राकृतिक संख्याओं के समूह को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। उदाहरण में यानी एग्जाम्पल हम ले लेते हैं इसका। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डैश डैश डैश। तो ये हमारी जो संख्या है जीरो और प्राकृतिक संख्याओं के समूह को, इनको क्या बोलते हैं हम? पूर्ण संख्या या पूर्ण संख्याएं बोलते हैं। अब देखिए हमारे इसमें इम्पोर्टेंट नोट्स है। नोट्स कहता है कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, यानी जो सभी जो प्राकृतिक संख्या है ये सभी क्या हैं? ये सभी पूर्ण संख्याएं हैं। ये सभी पूर्ण संख्या हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक नहीं है। जैसे कि जीरो, तो ये तो पूर्ण है पूरी संख्या है, लेकिन सभी पूर्ण क्या है? प्राकृतिक नहीं है। तो यानी जीरो प्राकृतिक नहीं है। तो शून्य को छोड़कर, अब इसमें कहता है शून्य को छोड़कर सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक है। देखिए वही बात कहता है। तो ये हमारा एक नोट था, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो हमने जाना पूर्ण संख्याओं के बारे में। अब आगे एक हम देखते हैं इसमें पूर्णांक के बारे में। पूर्णांक संख्या क्या होती है? इंग्लिश में हम अगर बात करें पूर्णांक संख्या की, इंग्लिश बात करते हैं तो इन्हें हम इंटीजर्स नंबर भी कह सकते हैं। तो इसकी परिभाषा देखते हैं। इंटीजर्स नंबर किसे कहते हैं? यानी प्राकृतिक संख्या जीरो तथा प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक मान के समूह को पूर्णांक कहते हैं। प्राकृतिक संख्या जीरो तथा प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक मान के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। हम देख लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं
कि 0, अब जब हम 0 से दाहिने तरफ चलेंगे तो हमारी धनात्मक संख्या आती हैं, तो 1 2 3 4 5 6, और जब हम बाईं ओर चलेंगे तो इसका जो मान होगा वो है -1 -2 -3 -4 -5, और इसी तरह ये आगे बढ़ता जाएगा और इधर भी 6 के बाद क्रम बढ़ता ही जाएगा। तो प्राकृतिक संख्या देखिए, प्राकृतिक संख्या ये हो गई हमारी, और 0 ये हो गया, प्राकृतिक संख्या हमारी ये हो गई प्राकृतिक संख्याएं। 0 यानी शून्य हमारा ये हो गया, और प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक मान ये हो गए, ये हमारे ऋणात्मक मान हो गए। तो इन समूहों को मिलाकर क्या बनता है, हमारा पूर्ण संख्याएं बनती हैं। तो हमने जाना पूर्ण संख्याओं के बारे में। अब चलते हैं इसके आगे। आगे हमारा है संख्या रेखा। संख्या रेखा के बारे में जानेंगे। संख्या रेखा को इंग्लिश में हम कह सकते हैं नंबर लाइन। अब संख्या रेखा क्या होती है, देखते हैं। जिस संख्या पर पूर्णांक को प्रदर्शित किया जाता है उसे संख्या रेखा कहते हैं। अभी हमने पीछे अभी देखिए थोड़ी देर पहले हमने बताया कि पूर्णांक किसे कहते हैं। आप देख सकते हैं पूर्णांक कि प्राकृतिक संख्याएं 0 तथा प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक मान के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो चलिए देखते हैं संख्या रेखा। तो संख्या रेखा जिस संख्या पर पूर्णांक को प्रदर्शित किया जाता है उसे संख्या रेखा कहते हैं। अब देखिए हम संख्या रेखा बनाते हैं तो हमारा मध्य में होता है 0, मध्य में हमारा 0 होता है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इधर की बात करते हैं, बाईं ओर की बात करते हैं, बाईं ओर की बात करते हैं तो -1 -2 -3 -4 -5, ये हमारी देखिए संख्या रेखा बनकर तैयार हो गई जिसमें कि पूर्णांकों को प्रदर्शित किया गया है। अब देखिए हमारा नोट इसमें कहता है कि संख्या रेखा पर किसी भी बिंदु से, अगर हम संख्या रेखा पर किसी भी बिंदु से, यानी हम अगर इस बिंदु से बात करें, इस बिंदु से अगर हम दाहिनी ओर चलने पर, तो देखिए अगर हम यहाँ से अगर इधर को चलते हैं दाहिने ओर, इसे हम दायां कहते हैं, इसे हम बायां कहते हैं। तो ये दायां हो गया और ये बायां हो गया। तो दाहिनी ओर चलने पर संख्याओं का मान क्रमशः बढ़ता जाता है, संख्याओं का मान बढ़ता जाता है। तो हम किसी भी बिंदु से अगर दाहिनी की ओर चलते हैं तो क्या है, मान बढ़ेगा, यानी संख्याओं का मान बढ़ता है। और जबकि अगर हम बाईं ओर किसी बिंदु से अगर हम बाईं ओर इधर चलते हैं बाईं ओर की तरफ, तो क्या होता है, मान घटता है, यानी मान कम होता है, यानी संख्याएं कम होती हैं। संख्याएं ऋणात्मक कुछ भी कह सकता है, कुछ भी कहा जा सकता है, मतलब कि मान कम होता है या मान कम होता जाता है। तो ये छोटी सी जानकारी थी हमारी संख्या रेखा के बारे में। अब इसके आगे देखते हैं हम पूर्णांक। अभी थोड़ी देर पहले हमने पूर्णांक की चर्चा की थी। अब देखते हैं हम पूर्णांक के प्रकार के बारे में। तो पूर्णांक हमारे होते हैं 2 प्रकार के, एक होता है धनात्मक पूर्णांक, एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक। यानी इसको हम पॉजिटिव इंटीजर्स और निगेटिव इंटीजर्स भी इंग्लिश में कह सकते हैं। तो पूर्णांक की अगर बात करें तो ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है धनात्मक पूर्णांक, एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक। अब चलते हैं हम इनका एक एक परिचय देख लेते हैं। देखिए धनात्मक पूर्णांक की बात करें, धनात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं, तो संख्या रेखा पर शून्य के दाहिनी ओर स्थित पूर्णांकों को हम धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। देखिए हमने बताया था संख्या रेखा भी हमने बताया कि मध्य में 0 होता है, इसके बाद 1, बाईं ओर होते हैं प्लस में 3 4 5, सॉरी दाहिनी ओर प्लस में होते हैं, बाईं ओर माइनस में होते हैं। तो ये क्या कहता है, धनात्मक पूर्णांक की परिभाषा क्या बनती है यहाँ पर कि संख्या रेखा पर, ये संख्या रेखा है हमारी, पर शून्य के, अब देखिए शून्य, ये शून्य के दाहिनी ओर, तो दाहिनी ओर ये हो गया कि स्थित पूर्णांकों को, तो ये जो हमारे पूर्णांक स्थित है दाहिने ओर, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इन्हीं को हम कहते हैं
धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, इन्हीं को हम धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। तो आपको अच्छे समझ में आया होगा धनात्मक पूर्णांक के बारे में। अब बात करते हैं आगे ऋणात्मक पूर्णांक के बारे में। ऋणात्मक पूर्णांक के बारे में बात करते हैं। तो संख्या रेखा पर शून्य के बाईं ओर संख्या रेखा बना देते हैं हम। मध्य में 0 होता है, फिर इसके बाद 1 2 3 4 5। बाईं ओर देखते हैं -1 -2 -3 -4 -5। अब देखिए कहता है संख्या रेखा पर शून्य। अब शून्य हमारा ये है कि बाईं ओर, तो बाईं ओर मतलब यहाँ की बात कर रहा है। स्थित पूर्णांकों को ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। तो जो हमारे ये माइनस चिन्ह लगे हुए पूर्णांक है, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इन्हीं को हम ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं, इन्हीं को हम ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। तो ये हमारी बात हुई ऋणात्मक पूर्णांक की। अब देखते हैं इसमें नोट, हमारा एक इम्पॉर्टेंट नोट्स है। कहता है 0 एक ऐसा पूर्णांक है जो ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। देख सकते हैं आप, 0 ना ही ये धनात्मक है, ना ही ये धनात्मक है और ना ही ये ऋणात्मक है। तो ये हमारी पूर्णांक के प्रकारों की बात हुई। पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं? पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं। अब इसी से संबंधित हम एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है कि -6 और 6 के बीच आने वाली प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल बताइए। ये बहुत ही छोटा सवाल है, लेकिन बहुत से लोग इसको हल नहीं कर पाते हैं। चलिए हम देखते हैं ये कैसे लगेगा। तो -6 और 6 के बीच आने वाली प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल बताइए। तो ये संख्या रेखा पर आधारित प्रश्न है। हम संख्या रेखा बना लेते हैं। यहाँ पर मध्य में होता है 0, फिर इसके बाद 1 2 3 4 5 6, क्योंकि -6 और 6 के बीच पूछा है। तो अब इधर देख लेते हैं बाईं ओर, -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब देखिए -6 और 6, तो -6 ये है और 6 ये है के बीच आने वाली प्राकृतिक संख्या। तो बीच में आने वाली प्राकृतिक संख्या क्या है? तो प्राकृतिक संख्याएं देखिए ये दी गई हैं, ये हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो इन्हीं का गुणनफल पूछ रहा है। तो चलिए हम निकालते हैं। 1 × 2 × 3 × 4 × 5 मल्टीप्लाई करते हैं जब इनका, तो 1 का 2 में करेंगे 2 आएगा, 2 का 3 में करेंगे तो 6 हो जाएगा, और 6 का 4 में करेंगे 24 हो जाएगा। तो 24, फिर बचता है 5, तो 24 × 5 करते हैं तो 5 चौको 20, 2 5 10। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा हमारा 120। 120 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। यही होगा -6 और 6 के बीच आने वाली प्रतिशतों का प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल होगा 120। तो ये हमारा क्वेश्चन था। अब इसके बाद आगे आने वाली संख्या की बात करते हैं। आगे आने वाली संख्या है सम संख्या, यानी सम संख्या, इसको इंग्लिश में कह सकते हैं इवन नंबर्स। अब क्या क्या परिभाषा होती है देखते हैं हम इसकी। वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। 2 से विभाजित का मतलब 2 से जिसमें भाग चला जाए। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के तौर में ले लें कि मान लीजिए 14 है, 14 है। अब ये इसको बताना ये सम है कि सम है या विषम। तो हम इसमें 2 का भाग देंगे तो ये 7 बार जाएगा और यहाँ पर शेष 0 आ जाएगा। तो ये हमारी पूरा विभाजित हो जाती है। तो 14 कैसी हो गई? ये हमारी सम संख्या हो गई, यानी इसमें 2 का भाग चला जाता है। बात करते हैं 18 का। 18 में हम 2 से अगर भाग देते हैं तो यहाँ पर 9 आ जाता है। तो यानी ये पूरा क्या हो गया? विभाजित हो गया। तो ये 18 हमारी कैसी संख्या है? सम संख्या है, सम संख्या है। तो ये हमारी सम संख्या की बात हो गई। अब देखते हैं सम संख्या भी हमारी 2 प्रकार की होती है। देखिए सम संख्या भी हमारी 2 प्रकार की होती है। एक होती है सम धनात्मक, सम धनात्मक। अब सम धनात्मक संख्या क्या आ जाएंगी? 2, 4, 6, 8, 10। ये सभी संख्याएं 2 से विभाजित हो जाएंगी। फिर आती है दूसरी ऋणात्मक सम संख्या। ऋणात्मक सम संख्या में क्या आ जाएंगी? -2, -4, -6, -8, -10। ये भी
2 से विभाजित है। किस तरह देखिए, अगर हम -6 को कहें ये सम है, तो इसमें अगर हम 2 का भाग देंगे तो देखिए पूरा पूरा विभाजित हो जाता है, माइनस में आंसर आएगा। तो ये 6 हमारा क्या है, सम है। लेकिन किस तरह का सम है, ये हमारा ऋणात्मक सम है, ये हमारा ऋणात्मक सम है। तो ये हमारी सम संख्याओं की बात हो गई। अब आगे चलते हैं हम विषम संख्या के बारे में। विषम संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं ऑड नंबर्स। चलिए इनकी देखते हैं डेफिनेशन। वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं उन्हें विषम संख्या कहते हैं। जिस तरह एग्जाम्पल अगर हम ले लें, बात करें 15, तो 15 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो 7 बार भाग जाएगा और यहाँ पर 14 हो जाएगा, तो यहाँ पर एक शेषफल बचता है। तो ये हमारा 2 से विभाजित नहीं होता है। अगर 2 से विभाजित होना तो यहाँ पर शेषफल 0 आता। तो ये हमारा 15 जो है 2 से विभाजित नहीं हुआ, तो ये कैसी संख्या हो जाएगी, विषम हो जाएगी। हम बात करते हैं 19 को। 19 को अगर हम 2 से भाग दें तो ये पूरा पूरा नहीं जाएगा यहाँ पर, तो ये हमारी 19 कैसी सम संख्या हो जाएगी, ये विषम संख्या हो जाएगी। अगर हम बात कर लें 21 की, तो अगर हम 2 का भाग दें तो 1 बार जाएगा, तो यहाँ पर एक शेष बचेगा, तो ये पूरा पूरा विभाजित नहीं होती है। तो 21 हमारी कैसी संख्या हो जाएगी, 21 हमारी हो जाएगी विषम संख्या, यानी इसमें 2 का भाग नहीं जा रहा है, तो ये हमारी विषम संख्या हो जाएगी। अब अगर जिस तरह सम संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, उसी प्रकार हमारी विषम संख्याएं भी 2 प्रकार की होती हैं। देख लेते हैं, विषम संख्याएं भी हमारी 2 प्रकार की होती हैं। देखिए किस तरह, विषम धनात्मक संख्याएं, विषम धनात्मक संख्याएं और विषम ऋणात्मक संख्याएं। विषम धनात्मक में क्या आ जाएगा, जिससे 2 से विभाजित ना हो, तो 3 2 से विभाजित नहीं होती है, 5 2 से विभाजित नहीं होती है, 7 2 से नहीं होती है विभाजित, 9 7 से विभाजित नहीं होती है। अब इन्हीं संख्याओं को हम यहाँ पर माइनस लगा के प्रदर्शित कर देंगे, तो ये हमारी विषम ऋणात्मक संख्या हो जाएंगी और ये हमारी विषम धनात्मक संख्याएं हो जाएंगी। तो ये हमारी विषम संख्याओं के बारे में जानकारी थी। अब देखते हैं एक नोट्स है इम्पॉर्टेंट। नोट्स हमारा कहता है कि यदि सम और विषम संख्या का विभाजन प्राकृतिक संख्या में होगा, सम और विषम संख्या का विभाजन यदि प्राकृतिक संख्या में होगा तो शून्य ना तो सम है और ना ही तो ये विषम है। लेकिन यदि सम और विषम का विभाजन, यदि हम सम और विषम का विभाजन पूर्णांकों में होगा तो शून्य एक कैसा, यहाँ पर सम पूर्णांक होगा। यानी शून्य कैसा है, अगर इनका विभाजन सम विषम का विभाजन अगर हम पूर्णांकों में करते हैं तो शून्य कैसा है, सम पूर्णांक है। और यदि हम इनका विभाजन सम विषम का विभाजन प्राकृतिक संख्या में करेंगे तो शून्य न तो सम है ना ही विषम है। अब चलते हैं आगे, देखते हैं एक फार्मूला हमारा है कि प्रथम n सम संख्याओं का योगफल। अगर कोई पूछ ले कि प्रथम 4 सम संख्याओं का योगफल बताइए, तो हम वहाँ पर इस फार्मूला का प्रयोग करेंगे, n फिर कोष्टक में n+1 का। तो ये हमारा फार्मूला है प्रथम n सम संख्याओं का योगफल निकालने का। अब बात करते हैं आगे प्रथम n विषम संख्या। अगर कोई पूछ ले कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का योगफल बताइए, तो उसका फार्मूला क्या होता है। तो जब पूछ ले प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल, तो उसका फार्मूला होता है n स्क्वायर। तो ये हमारे 2 फार्मूले इम्पॉर्टेंट हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसी से संबंधित हम देखेंगे। एक बार फिर देख लेते हैं कि प्रथम n सम संख्याओं का अगर योगफल निकालना हो, प्रथम n सम संख्याओं का योगफल निकालना हो तो फार्मूला लगता है n+1। और प्रथम n विषम संख्याओं का फार्मूला निकालना हो तो फार्मूला लगता है n स्क्वायर। चलते हैं, इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा कहता है प्रथम 10 सम संख्याओं का योगफल बताइए। तो अभी हमने पीछे देखा कि प्रथम n सम संख्याओं का योगफल का फार्मूला n+1 है। इसमें हम अप्लाई कर देते हैं, n+1 फार्मूला लगेगा। n का मान यहाँ पर, n का मान यानी n का मान हमारा क्या है, 10 है। n का मान 10 है तो यहाँ पर n की जगह में 10 रखते हैं। तो 10 × 10 + 1, तो 10 और 10 को 1 में जोड़ेंगे तो 11, तो यहाँ पर 11 हो जाएगा। फिर 10 × 11 करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर 110 आएगा। अब आप देख सकते हैं ऑप्शन में ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही होगा, 110। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है प्रथम 20 विषम संख्याओं का योगफल बताइए। तो देखिए प्रथम 20 विषम संख्याओं का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, n स्क्वायर होता है।
एन स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर हम सीधे एन स्क्वायर का फार्मूला लगा देंगे और यहाँ एन का मान हमारा, यहाँ हमारा एन का मान यानी यहाँ पर एन हमारा एन का मान क्या है, यहाँ पर 20 है। चलिए लगाते हैं। तो यहाँ पर 20 का स्क्वायर हो जाएगा, 20 का स्क्वायर मतलब 20 × 20, स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुणा उसी संख्या का जिस संख्या के ऊपर लगा हो। तो यहाँ पर 20 × 20 और जब इनका हम आपस में गुणा करा देंगे तो हमारा हो जाएगा 400। अब देख लेते हैं ऑप्शन नंबर, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में। तो यानी ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड यहाँ पर आंसर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। तो ये हमने 2 सवाल देखे। अब देखिए हमारा अगला जो फार्मूला आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें कहता है n तक की सम, n तक की सम अथवा विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल बताइए। तो फार्मूला क्या है, n+1 n फिर कोष्टक में n+1 फिर कोष्टक में n+2 बाई 6। यानी हम इसको इस तरह लिख सकते हैं n+1 n+2 बटे 6 ये हम फार्मूला का प्रयोग करेंगे जब हमसे कोई पूछेगा। मान लीजिए n की जगह मान लेते हैं 10, तो 10 तक की सम संख्याओं के वर्गों का योगफल बताइए। तो हम इस फार्मूला का प्रयोग करेंगे। चलिए इससे संबंधित हम क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इसमें बताया है इस क्वेश्चन में कि 10 तक की सम संख्याओं के वर्गों का योगफल बताइए। तो देखिए फार्मूला हमने पिछला अभी हमने पीछे बताया। ये देखिए फार्मूला क्या है, n तक की सम संख्याओं के वर्गों का योगफल का फार्मूला है n+1 n+2 बाई 6। यहाँ अप्लाई करते हैं इसको, n+1 n+2 बटे 6 बराबर, अब यहाँ 10 तक, तो 10 हमारा क्या है, 10 हमारा n है, यानी 10 हमारा n का मान है। तो n की जगह हम 10 रख देंगे इस फार्मूले में। तो 10 फिर 10+1 फिर 10+2 बटे 6। यहाँ पर देखिए 10 × 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। फिर ये जो कोष्ठक हटेगा तो इंटू लग जाएगा। 10 2 जब जोड़ेंगे 10 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 12 हो जाएगा, 12 बटे 6। अब देखिए भाग देते हैं, 6 का अगर हम 12 में देते हैं तो ये 2 बार जाता है, 2 बार, और 2 का गुणा अगर हम 10 में करा दें तो ये 20 हो जाएगा। तो 20 × और ये 11, फिर 11 को जब हम 20 में गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 220, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4th सही है, यानी डी नंबर इसमें सही है, डी नंबर इसमें सही है। तो यही हमारा 10 तक की सम संख्याओं के वर्गों का योगफल हो जाएगा। चलते हैं अब इससे संबंधित एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है 15 तक की विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल बताइए। तो वही फार्मूला जो सम के लिए लगता है वही इसमें विषम के लिए लगेगा। तो फार्मूला हमारा क्या था, n+1 n+2 बाई 6। यहाँ पर 15 क्या है, 15 हमारा n है, तो n का मान 15 है, तो 15 +1 फिर 15+2, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ हम 15 रख देंगे बटे 6। अब देखिए 15 × कोष्ठक हटेगा तो 15 1 16 हो जाएगा, ये कोष्ठक हटेगा तो इंटू लग जाएगा, 15 2 17 बटा 6। अगर हम बात करते हैं काटने 106 को, तो अगर हम इसको 3 से काट दें, 3 × 5 = 15, 3 दूना 6, 2 से काट दें 16 को तो 2 8 7, 2 8 16, फिर 5 और 8 का गुणा करा दें तो हमारा हो जाएगा 8 5 40 इंटू ये 17 से गुणा बचा है तो 70 से करा देंगे तो 70 चौको 68 और एक 0 बढ़ा देंगे तो हमारा हो जाएगा 680। इसमें देखिए ऑप्शन नंबर ए पर मिल रहा है, ये हमारा करेक्ट आंसर हुआ। तो 15 तक की विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल लगाने के लिए हम इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे तो ये हमारा 680 हो जाएगा। अब बात करते हैं कुछ हम इससे संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इसी संबंधित सम विषम संख्याओं से संबंधित। तो देखिए अगर हम इसमें एक हम बात करें कि यदि हम सम संख्या का गुणा अगर हम सम में करें तो क्या आएगा, सम संख्या का गुणा अगर हम सम में करें तो क्या आएगा। तो जब देखिए अगर हम सम का गुणा अगर हम सम में करेंगे
तो जो हमारा आंसर आएगा वो कैसा आएगा, सम संख्या आएगी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर सम आएगा, मतलब जब हम सम संख्या गुणा सम में करेंगे तो सम आएगा। दूसरी बात हम देखते हैं कि यदि हम सम में विषम का गुणा करते हैं, विषम का गुणा करते हैं, यानी सम संख्या में विषम संख्या गुणा करते हैं, कर लेते हैं यहाँ पर सम में अगर हम विषम का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, ये हमारा 6 आ रहा है। फिर एक बार कर लेते हैं, सम संख्या 6 में अगर हम विषम संख्या 5 करें तो 30 आ रहा है। तो यानी हमने देखा कि अगर हम सम और विषम संख्या गुणा करते हैं तो क्या कौन सी संख्या आती है, सम संख्या आती है। संख्या क्या आएगी, सम आएगी। फिर अगला अगर हम देखते हैं कि यदि हम विषम संख्या का विषम संख्या से गुणा कर दें, विषम संख्या का विषम संख्या से गुणा कर दें, चलिए अगर हम विषम संख्या 3 ले लें, 5 ले लें, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 15। यानी ये कैसी संख्या आएगी, विषम आएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। फिर बात करते हैं यदि हम, ये तो हमारा मल्टीप्लाई में था, गुणा में। अगर हम सम संख्या में, अगर हम सम संख्या को जोड़ दें तो क्या आएगा, चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। 2 में अगर हम 2 को जोड़ दें, यानी सम को सम में जोड़ दें, तो जो आंसर आएगा हमारा क्या आएगा, सम आएगा। फिर बात करते हैं अगला, अगर हम सम में, सम संख्या में अगर हम विषम संख्या जोड़ दें, विषम संख्या जोड़ दें, अगर हम सम संख्या में विषम संख्या जोड़ दें तो हमारा आंसर क्या आएगा, सम आएगा कि विषम आएगा। तो देखिए यहाँ पर हमने जब सम संख्या विषम संख्या जोड़ी तो क्या आई, कौन सी संख्या आई, विषम आई। तो हमारा यहाँ पर विषम संख्या हो जाएगी। फिर देखते हैं 6वां नंबर देखते हैं कि यदि विषम संख्या में हम विषम संख्या जोड़ते हैं, विषम संख्या में जब हम विषम संख्या जोड़ते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा। देखिए अगर हम विषम में विषम जोड़ दें तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, देखिए यहाँ पर 8 आ रहा है। 8 कैसी है, सम संख्या है। तो हमें पता चल गया कि हमारा सम आएगा। अब देखते हैं फिर आगे, ये तो हमारा, फिर देखते हैं, तो ये तो हमारा जोड़ से संबंधित है। अब हम घटाने की बात करें, अगर हम सम संख्या में, अगर हम कोई सम संख्या को घटा दें तो हमारा आंसर क्या आएगा। तो देख लेते हैं, यदि हम सम संख्या में सम घटा देते हैं, यानी अगर हम बात करें 8 में 6 घटा दें तो 2 आएगा। 2 कैसी संख्या है, 2 हमारी सम संख्या, तो यहाँ पर सम ही आएगा। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, अगर हम सम संख्या में विषम संख्या घटा दें तो क्या आएगा। तो देखिए अगर हम सम संख्या मान लेते हैं 8 है, विषम संख्या मान लें 3 है, घटा दें तो कितना आ रहा है, 5। 5 कैसी संख्या है, विषम। जब हम सम में कोई विषम संख्या घटाते हैं तो हमेशा जो उत्तर आएगा हमारा वो विषम संख्या ही आएगी। फिर बात करते हैं, यदि हम विषम में विषम को घटा दें, यानी विषम संख्या में विषम संख्या को घटा दें तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं, 8 में यानी सॉरी अगर हम 7 में यानी 9 में 7 को घटा दें तो यहाँ पर हमारा उत्तर देखिए 2 आया। 2 कैसा है, सम है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा सम हो जाएगा। फिर बात करते हैं, ये देखिए अब हमारा जोड़ हो गया, जोड़ हो गया, गुणा हो गया, घटाना हो गया, बचा भाग। भाग में यदि हम सम संख्या में अगर सम संख्या का भाग दें तो हमारा आंसर क्या आएगा, देख लेते हैं। यदि हम सम संख्या यानी 4 में अगर सम संख्या 2 का भाग दें तो हमारा उत्तर भी कैसे आएगा, हमारा उत्तर 2 आया, यानी सम आया। अभी देख लेते हैं, जैसे कि अगर हम सम संख्या 6 में 2 का भाग दें तो देखिए यहाँ पर 3 आएगा। सम भी आ रहा है, विषम भी आ रहा है। तो मतलब इसमें कोई हम ये नहीं कह सकते हैं कि सम आएगा, इसमें सम भी आ सकता है, सम भी आ सकता है और विषम भी आ सकता है, विषम भी आ सकता है। फिर अगर हम बात करते हैं, अगर हम विषम संख्या में अगर हम विषम संख्या को भाग दें तो क्या आएगा। तो जब हम विषम संख्या भाग देंगे तो हमेशा विषम ही आएगा। फिर इसके बाद अगर हम विषम संख्या में सम संख्या का भाग दें, विषम संख्या में सम संख्या का भाग दें तो भाग नहीं जाएगा। तो ये हमारे कुछ रूल थे ये हमारे। इससे संबंधित
रूल एक और हमारे संबंधित यहाँ पर रूल है, वो भी देख लेते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि सम की घात अगर सम हो, सम की घात अगर सम हो तो क्या होगा। यहाँ पर देख लेते हैं, अगर सम की घात सम लगा दें तो क्या आएगा, संख्या कौन सी आएगी, संख्या हमारी सम ही आएगी। अगर हम बात करते हैं सम की संख्या के ऊपर अगर विषम घात लगी है, विषम घात लगी है, तो देखिए 2 के ऊपर अगर हम विषम घात लगा दें तो इसका क्या आएगा आंसर 8। 8 कैसी संख्या है, सम संख्या, तो ये सम ही आएगा। अगर हम बात करते हैं विषम संख्या के ऊपर सम घात लगी है, यानी सम संख्या घात लगी है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम 3 है ऊपर 2 लगा दें तो कौन संख्या आ रही है यहाँ पर, विषम। तो हमेशा जो मान आएगा यानी जो उत्तर आएगा वो विषम ही आएगा। अगर हम विषम संख्या की बात करें, विषम संख्या की बात करें और विषम संख्या के ऊपर विषम घात लगी हो तब क्या आएगा, यानी उत्तर सम आएगा विषम आएगा। तो देख लेते हैं, अगर 3 के ऊपर 3 लगा दें तो यहाँ पर 27 आएगा। तो ये कैसी है, ये विषम है, तो हमारा उत्तर हमेशा विषम आएगा, विषम आएगा। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।